नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों को सड़क पर आए, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं किसान लगातार, और कृषि कानून की वापस लेने की मांग पर किसानों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है। इसके साथ ही किसान आंदोलन के 18वें दिन यानी आज से राजस्थान के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही हर दिन बढ़ते किसानों के आंदोलन में कुछ किसान भूख हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी तरफ 14 दिसंबर से और भी किसान भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही देश की अलग अलग जगहों पर अब किसानों ने धरना प्रदर्शन करने की धमकी देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर किसान किसी भी हाल में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई किसानों की मीटिंग के बाद यूपी में कृषि आयोग बनाने के फैसले के बाद सहमति बनी है। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने चिल्ला बॉर्डर से हटने का फैसला लिया है और यह फैसला बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों को हो रही दिक्कतों को देखने के चलते लिया गया है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट का समर्थन किसान आंदोलन को अब भी मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ये साफ कर चुके हैं कि कानून किसानों के हित में है, जबकि किसान इन कानूनों को किसान विरोधी बता रहे हैं। यही वजह है कि किसानों और सरकार के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हुई है और इसके बाद भी केंद्र सरकार का दिल नहीं पसीजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी, यह बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि किसान आंदोलन आखिर कब तक चलेगा और कितना जोर पकड़ेगा। किसान आंदोलन पर किसकी बात सही, किसकी गलत, यह भी बड़ा सवाल है। ऐसे कई सारे सवालों के जवाब के इर्द गिर्द आज की हमारी बहस होने वाली है राजेश। बिल्कुल, और उसमें कई सवाल हैं जो हम पिछले कई दिनों से लगातार उठा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये विवाद कैसे खत्म होगा। प्रधानमंत्री बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून लाए गए हैं वो किसानों के हित में है। किसान इसे जो है वो कृषि विरोधी और किसान विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में बड़ी बात यह कि अब ये जो विवाद है वो थमेगा कैसे। एमएसपी को लेके जो संशय था, सरकार ये कह रही है हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब किसानों को भरोसा नहीं। वो सिर्फ अब एक ही मांग पे अड़े हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। तो ये विवाद कहां थमेगा, कैसे थमेगा, या फिर और कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब राजस्थान हो या फिर कई दूसरे राज्य, वहां से भी दिल्ली कूच के लिए किसान जो हैं वो बड़ी संख्या में निकल चुके हैं। बिल्कुल राजेश, अब यही चिंता की बात है कि आखिर लगातार जब सरकार बात करने को तैयार है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो तमाम किसान नेता जो पहले कुछ और बोल रहे थे उनका यह कहना था कि अगर हमारी ये मुख्य मांगे अगर सरकार मान लेती है, संशोधन के लिए तैयार हो जाती है, तो हम जो आंदोलन है उसको हम थोड़ा धीमा कर देंगे या हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। लेकिन अब सुर बदल चुके हैं। अब उनका यह कहना है कि कृषि बिल को वापस करने से नीचे किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। तो इसमें एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या किसान नेताओं की आड़ में अब राजनीति को और ज्यादा धार दी जा रही है? क्या जानबूझकर इस आंदोलन को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है? क्या किसानों के जो मूलभूत प्रश्न हैं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनसे ध्यान हटाकर उन समस्याओं की तरफ अब किसान को लिया जा रहा है जो कि बड़े किसान की समस्या है? छोटे किसान की समस्याओं का आखिर क्या होगा राजेश? बिल्कुल, और इसी को हम समझने की भी कोशिश करते रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्षी दल हों जो समर्थन कर रहे हैं, या फिर किसान नेता, कि आखिर विवाद कहां पे है, कहां पेच फंसा है, कैसे समाधान होगा। और प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ ने जब राकेश टिकैत का इंटरव्यू किया तो उनसे भी कई सवाल पूछे गए। उन्होंने भी कहा कि जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो सीधी सी जो बात है वो आर पार की लड़ाई में है, हाँ और ना में। यानी ये कानून वापस लेने होंगे, जब तक नहीं लिए जाएंगे तब तक किसानों का ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन ये तो रहा किसानों का रवैया। सरकार के रवैये को अगर देखें आलोक, तो वो बिल्कुल ये तय है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिखित में आश्वासन देने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, लेकिन कानून वापस लिए जाए ऐसा कोई इशारा सरकार की तरफ से नहीं मिला। और वो भी तब जब प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये किसानों के हित में है। किसान अब इसे किसान विरोधी बता रहे हैं। तो बड़ी बात ये कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इससे कैसे पार पाया जाएगा, ये इसका कहीं ना कहीं इंतजार है जी। और जिस तरह से कल फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो उसमें भी उन्होंने ये बिल्कुल साफ संकेत दिया है कि कृषि बिल वापस नहीं होंगे क्योंकि ये किसानों के हित में है। अब यहीं से एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब देश का प्रधानमंत्री, देश का केंद्रीय कृषि मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो बिल है वो किसानों के हित में है, तो क्या अब ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की नहीं है कि एक बार एक मंच पर साथ में बैठकर सकारात्मक बातचीत की जाए? जिन अर्थशास्त्रियों पर आपको भरोसा हो, जो किसानों के हितों को अच्छे से समझते हो, उनको इस मीटिंग में बुलाया जाए।
ताकि हर चीज को डिफाइन किया जा सके राजेश, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तमाम टीवी न्यूज चैनल्स में मैं भी लगातार देख रहा हूं कि ठीक से इस बिल को वो लोग समझा भी नहीं पा रहे हैं। एपीएमसी को लेकर जो एक्ट तमाम राज्यों में है वो अलग अलग है। पंजाब का मॉडल बिल्कुल अलग है, एमपी का मॉडल अलग है, यूपी का अलग है और बिहार में तो है ही नहीं। तो तमाम गलतफहमियां हैं अभी, इसको लेकर भी किसानों को समझाने की जरूरत है और ये अर्थशास्त्री ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, और उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ, और इस बीच कई तरह के बयान आते हैं जिसमें कुछ चालाकियां भी दिखती हैं, कुछ बचने की, कुछ आक्रामक रुख दिखाई देता है। तो किसान अब यही कह रहे हैं कि एमएसपी दी जाएगी, ये लिखकर मत दो, अगर देनी है तो इसका जिक्र कानून में कर दो। उनकी बड़ी बात यह है कि आप लिख के मत दीजिए, कानून में इसका जिक्र कर दीजिए और यह भी लिख दो कि जो खरीदार एमएसपी नहीं देगा उसे सजा होगी। यह एक बड़ी बात किसानों की तरफ से की जा रही है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार न्यूनतम मूल्य मिलेगा ये लिखकर तो देने को तैयार है, लेकिन जो वो वादा कर रही है उसे कानून में जोड़ने को तैयार नहीं है। यहां पे खेल फंसा हुआ है कि जो कहा जा रहा है और जो बताया जा रहा है उसमें कितनी तस्वीर साफ हो रही है, किसानों की जो मांग है वो क्या है और जो सरकार कह रही है वो क्या है। शायद यही वजह है कि 6 दौर की बातचीत के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकला है। जी राजेश, इसमें यह भी बात समझने वाली बहुत जरूरी है यहां पर कि लगातार कानून में जोड़ने की बात कर रही है। आपको याद होगा कि अगर किसी भी विद्यालय का प्रधानाचार्य एक सादे पत्र में यह लिखकर दे दे कि मेरा छात्र इस कक्षा का विद्यार्थी और इसका चरित्र ऐसा है, उसकी भी कानूनी वैधता होती है राजेश। और उसको कोर्ट में किसी भी पेपर में अगर आप लगाते हैं किसी भी परीक्षा में तो उसको कानूनी वैधता होती है। भारत सरकार भी जब इसको किसी पत्र में लिख के देगी तो वो निश्चित रूप से सामान्य पत्र तो होगा नहीं, राजपत्र उसको एक प्रकाशित करना पड़ेगा और उसकी संज्ञा किसी भी रूप से किसी कानून से कम नहीं होगी, क्योंकि आप फिर उसको कोर्ट में चैलेंज कर पाएंगे। तो ये भी किसानों को भी यहां पर समझने की जरूरत है कि अगर सरकार लिखकर देने के लिए तैयार है तो इसका मतलब उसकी कानूनी वैधता होने वाली है। वो कोई आम बात नहीं है, वो भारत सरकार लिख के दे रही है और भारत सरकार जब किसी चीज को लिख के देगी तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसके आधार पर इसको कानून में जोड़ने की कुछ सीमाएं इसलिए भी यहां पर, और इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी पहले बात कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को कानून में विधेयक के स्वरूप में पेश किया जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि विधेयक के स्वरूप में नहीं है लेकिन अध्यादेश के जरिए या सामान्य राजपत्रों के माध्यम से वो आज भी कानून के स्वरूप में है। बिल्कुल, इसका फायदा ये होता है राजेश कि आप जो कोर्ट की फालतू की आवाजाही होती है आप उससे बच जाते हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं आप उससे बच जाते हैं राजेश। चलिए तो आज चर्चा को शुरू करते हैं और कई मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, कुछ जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और अभी हमारे साथ स्टूडियो में दयाराम भार्गव हैं, सुभाषपा से हैं वो, और देवेंद्र सिंह है किसान नेता। इसके अलावा एक वरिष्ठ पैनल भी कुछ देर में जुड़ेगा, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा अब बात कहाँ अटकी हुई है? हमने कई बार चर्चा की, कई बार यही सवाल पूछा, 18 दिन हो गए, हल कोई निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे समाधान होगा? जो सरकार कह रही है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, लिखित में देने को तैयार हैं, एमएसपी खत्म नहीं होगी, बावजूद उसके आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? अब भरोसा करने वाले पर भरोसा किया जाता है क्या? देश प्रधानमंत्री पर इस समय जो बातें कह रहे हैं उस पर भरोसा कर रहा है? बड़ी बात है, क्योंकि जब साफ साफ अभी कुछ किसान नेताओं को कृषि मंत्री साहब बुला लेते हैं अपने पास, आ जाओ हमारे साथ गुल्ली डंडा टेबल चाय खेल लो, तो बुलाते रहते हैं, बार बार संदेश देते रहते हैं कि देखो किसान फलाने किसान हैं और ये मान गए हैं। हमेशा ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि इनकी नियति में खोट है और नियति में अगर खोट नहीं होती तो बार बार उस तरह से वक्तव्य नहीं आता। बार बार ये कह रहे हैं लोग, हम तो मानने के लिए तैयार हैं जी, मानने के लिए तैयार हैं जी, लेकिन कैसे मान रहे हैं? आप खुद सोचिए, जब ये बार बार वक्तव्य दिया जा रहा है कि नहीं कानून बढ़िया है, संशोधन करेंगे, अरे जब बढ़िया है तो संशोधन क्यों कह रहे हो? पहले दिन सब लोग कह रहे हैं कि तीनों जो आप कानून लाए हो ये हमारे लायक नहीं है और आप जबरदस्ती को थोप रहे हो। आप कम से कम इतना तो शर्म करिए कि जो पहले आप जो कहते थे विपक्ष में होते थे उसको उसी को मान लो ना। ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं इनके मन में काला है और गलत इनके अंतर्गत चीजें डाली जा रही हैं कि ये किसान ड्रेसदोई है, फलाना है, ठिकाना है। ये सिर्फ हवाई है, ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है और फेस वही फंसा हुआ है। हाँ। कि तीनों आखिर में जब पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस होना चाहिए। हाँ। तो उसमें सुलह या समझौता की बात ही कहाँ है? उसे रद्द करने की जरूरत है। ये कम से कम ये जालिम सरकार न बने कि 1906 में आपको याद होगा कि कभी एक आंदोलन चला था, आबादकारी आंदोलन चला था। हाँ, उस समय यही सरदार थे जो फतह हासिल किए थे। 9 महीना लंबा आंदोलन चला था। कहीं न कहीं ये साफ सुंदर वाली हाल है। सरकार आज नहीं तो कल। चलिए समझने की और कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। गौरव मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, शौकत अली हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा दयाराम, देवेंद्र और अजय शर्मा हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ।
तो अब मैं गौरव आपके पास आऊंगा और ये बताएं कि किसान नेता को आपने सुना और जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं कि साहब ये किसान नहीं है, ये वामपंथी हैं, ये देशद्रोही हैं, इस तरीके की जो बयानबाजियां की जा रही हैं, क्या ये किसान नहीं है जो सड़क पे बैठे हैं? अब ये तो जांच का विषय है कि कितने किसान हैं और कितने लेफ्ट लिबरल सवाल है ये। लेकिन एक बात बहुत साफ स्पष्ट है कि सरकार ने किसानों की जो जायज मांगे थी, जो भ्रम की स्थिति थी किसानों के दिमाग में, उन सभी विषयों पर अपने पक्ष को स्पष्ट कर दिया है और वो पब्लिक डोमेन में है। और सरकार जब कोई बात कहती है तो वो भी एक प्रकार का गैजेट होता है, वो भी एक प्रकार का प्रमाण होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार की तरफ से कहीं किसी प्रकार के ईगो जैसे टकराने की कोई बात है। अब देखिए, जिस तरह से शाहीन बाग का मॉडल पूरे देश भर में खेला गया, देश को अराजकता के आग में, आप इसको शाहीन बाग से आप इसको बार बार आप जो क्यों जोड़ने की कोशिश करते हैं? शाहीन बाग में क्या वहां पर किसान बैठे थे क्या गौरव जी? जो किसान है नहीं, तो इस आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ना मजबूरी है क्या आपकी? देशद्रोही, ये वामपंथी जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, आज मेधा पाटेकर गौरव जी आपने मेरे प्रश्न का अभी आपने जवाब नहीं दिया। वो सड़कों पर उतर गौरव जी देवेंद्र जी किसान हो गए। गौरव जी, ये हम पूछना चाहते हैं। आप तक मेरी आवाज आ रही? गौरव जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप इस आंदोलन को बार बार शाहीन बाग से आप जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी मॉडल को अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, जो सरकार से सवाल करे, गौरव मिश्रा एक सेकंड, गौरव मिश्रा, जो सरकार से सवाल करे या नीतियों के खिलाफ हो सरकार की, वो क्या वामपंथी है? क्या वो देशद्रोही है? मतलब जो आपसे असहमत है वो उसको आप एक ही नजर से देखेंगे? नहीं, देखिए, घिसा पिटा बयान हो चुका है और सरकार ने उन मांगों को माना है। सरकार ने उन भ्रम की स्थिति को स्पष्ट किया है, दूर किया है। और ये जो बार बार जो ये प्रपंच चलाया जा रहा है कि किसान ऐसे, किसान वैसे, किसान यहाँ, किसान वहाँ, दरअसल किसानों के गौरव जी प्रधानमंत्री के बात को तवज्जो देते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री गौरव जी प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो देते हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कहे उसको मानते हैं कि नहीं? आप पहले बताइए, प्रधानमंत्री जो पहले कहे हैं उसको बात मानोगे कि नहीं मानोगे? कृषि मंत्री, अब मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, आप सुन लीजिए। गौरव जी सुनने की क्षमता रखिए। भला नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था, पहले आपको मैं सुना देता हूं, सुनिए क्या कहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, मुझे भारतीय कहने में शर्म आती है। उसे मानते हैं आप? कह रहे हैं कि जो मोदी जी कह दिए, जो नेता कह दिए, वो हमारा गजट हो गया। अरे गजट हो गया तो कानून में लिख दो ना, क्या दिक्कत है? लिखने में क्या, अगर गजट हो गया बोलने से तो लिख दो ना, लिखने में क्या? दूसरी बात सुन लीजिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे मुझे भारतीय होने में शर्म आ रही है, वही मोदी जी कहे थे झोला उठा के चल दूंगा। या ऐसा लग रहा है कि ये देश बेच करके, झोला उठा करके मोदी जी दूसरे जगह भागने की तैयारी कर रहे हैं। मानो इस बात को फिर आप। दयाराम भार्गव, एक सेकंड, हाँ दयाराम भार्गव, क्या विपक्ष के जिस तरीके से कई बार ये कहा गया कि जो किसान है वो गुमराह हो रहे हैं, विपक्ष जो है वो अपनी बंदूक इनके कंधे पे रख के चला रहा है। गौरव मैं आता हूं एक सेकंड, क्या ये राजनीतिक पूरा मुद्दा बन चुका है? देखिए राजेश भाई, आलोक जी इसको समझिए भाई। देखिए हम तो 25 नवंबर से, आज 18वां दिन है, 25 नवंबर से लगातार कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार एक ही चीज रटे जा रहे हैं, भैया रटो मत, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देवेंद्र भाई ने सही कहा, जब देश हित की बात आती है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश की जनता के नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे देश की, इसलिए देश की आवाज, और उसी आवाज में जो देश का अन्नदाता, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, भगवान को हमने देखा नहीं है गौरव भाई, भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन भगवान में आस्था जरूर है। अरे भाई सुनो, सुन लीजिए गौरव, अरे सुनो गौरव भाई, हद हो गई आप लोगों को, है बिल्कुल एकदम से रटा रटाया सवाल है, आप लोगों को कुछ समझ में आता ही नहीं, सुनना नहीं चाहते। दूसरी बात राजेश भाई, इनको बोलने दीजिए। देखिए हमने जहां तक अभी एक चीज और स्टडी किया देखा है, इसमें WTO का मामला है, जो विदेशी मामला है, इसमें कनाडा, अमेरिका अपने किसानों की क्या स्थिति पैदा कर रखा है। मुझे तो लगता है देश के प्रधानमंत्री उससे भी प्रेरित हो गए हैं। आप बताइए, ये तीनों कानून बिल
कोरोना काल महामारी में देश हमारा, पूरी जनता जूझ रही थी कोरोना महामारी से, लोग अपने घर में कैद थे, सबको यही देश की जनता को बताया जा रहा था कि 2 गज की दूरी, सावधानी, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी, सैनिटाइजर करना जरूरी, हाथ को धोते रहिए। यहां तक कि जो 5 साल का बच्चा है उसके दिमाग में इतना बैठा दिया गया कि अगर आप उठे हैं तो हाथ धो लीजिए, बाथरूम टॉयलेट गए तो हाथ धो लीजिए, यानी पापा के गोदी में गए हैं, कुछ खाना चाह रहे तो हाथ धोइए साबुन से। तो आज के देश के प्रधानमंत्री पूरे जनता को जो है हाथ धोने का काम मत करवाइए भैया। देश की जनता को आप गुमराह कर सकते हैं, देश के अन्नदाता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। गौरव भाई, मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा। देखिए, जो बार बार आप कह रहे हैं कि 1850 रुपए धान की जो आपने कीमत तय किया है, अभी मैं आज की डेट का बता दूं, आज भी किसानों के पास घर में 900 रुपए कुंतल कोई खरीदने वाला नहीं है धान। बाजरा आपका 2100 है, कोई 800-900 में नहीं खरीद रहा। राजेश भाई, इसको समझिए। आज हमारा किसान, देखिए, मोदी जी पे पूरा भारत देश ने विश्वास किया। 2014 से पहले इन्होंने जो जो वादे किए थे, जनता ने इसीलिए तो कांग्रेस को नीचे डाला है। क्यों बीजेपी को लाई है, इसको समझिए ना। यानी कि कांग्रेस पे जनता त्रस्त थी, तो मोदी पे विश्वास करके जो है जनता ने वोट दिया, इनको सरकार बनाया। एक कार्यकाल गया, दूसरी कार्यकाल आपको इसलिए दिया कि देश के किसानों का भी हाल जो बुरा हाल है वो आप उसको सुदृढ़ करेंगे। लेकिन आपने क्या किया? स्वामी नेतन जो है C2+50 वो भी लागू ना करने के बजाय आप कांग्रेस से भी 10 कदम आगे निकल गए। कांग्रेस ने तो जो किया, बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग केरल की बात करते हैं। केरल में फल फूल सब्जी का जो है न्यूनतम कीमत रजिस्टर्ड है, उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता। खरीदेगा तो कानूनी अमला जामा होगा, वो थाने में जाके, चौरी में जाके FIR दर्ज करा करके कोर्ट जा सकता है। दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए किसान की मंडियां राजेश भाई कैसे बर्बाद हो रही है। देखिए, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी अपने नेता की कही हुई बातों को वाकई में मानते हैं, जब विपक्ष में 7 मार्च 2012 को स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी यही जब कांग्रेस लेके आई थी, आपके नेता ने क्या कहा था, कम से कम उस पे तो आप लोग देख लीजिए। यही नेता ने, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था? अड़हतिया हमारा पारंपरिक ATM है, ATM तो आज आई है, ये हमारा अड़हतिया है। जब बेटी का कन्यादान करना हो, छोटक करना हो, शादी करना हो या कपड़े लत्ते लेना हो, तमाम तरह की जो बात करनी होती है, किसान ये नहीं देखता कि क्या नाम है, मेरा फसल तैयार है, वो अड़हतिया के पास जाता था। अड़हतिया उसको जो है ये नहीं देखता था कि फसल तैयार है कि नहीं है, तुरंत दे देता था। अगर अड़हतिया से किसान का भला था, तो आप जो है अड़हतिया खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो आप हमारी अंडारी को तो अड़हतिया बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एक सेकंड। यही देखिए, मैं बता रहा हूं भाई, 1 और 10 सेकंड। देखिए, आज का जो अगर सरकारी बिल आप बना रहे हैं, यानी 1850 में कोई 1850 नहीं खरीद रहा है, तो आप लिखित तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन जो आप प्राइवेट अलग चला रहे हैं अबानी अंडानी के लिए, क्या ये जायज है? ठीक है गौरव जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं शौकत आपके पास आ रहा हूं। अभी अंशु भी रह रहे हैं और अजय भी रह रहे हैं, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन गौरव, आप जवाब दीजिए, जो लगातार आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूं, पूरे देश में 85 से 90% किसान सीमांत है और छोटा किसान है। और क्या कारण है कि 2014 के पहले तक लगभग 12,000 किसान मजबूर हो जाया करता था आत्महत्या करने पर। यहाँ तक कि विदर्भ के तो कुछ जिलों में मुख्यालयों पर जाली लगानी पड़ी, किसान आत्महत्या। 2014 से पहले किसानों का आत्महत्या और 2014 से 20 का आंकड़ा देख लो, 2.5 से ज्यादा पढ़ लिख के किसी के व्यापार से जुड़े हुए भाई, ये गलत बात है। अरे शांत हो जाइए, बाद में चिकिएगा, पहले सुन लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो किसान जिसके कारण से बाजार उस तक नहीं पहुंच पाता था, या वहां वो बाजार तक नहीं पहुंच पाता था, यानी 7 से 8% किसान ही केवल APMC मंडियों तक पहुंच पाता था, वो छोटे किसानों तक इस बाजार की पहुंच हो सके, इस दिशा में लाया हुआ ये तीनों एक्ट है। और ये कहीं न कहीं जो सबसे कमजोर किसान है उसके लिए मुक्त बाजार की व्यवस्था खड़ा करने जा रहा है। ठीक है गौरव जी, आपका सबसे बड़ा परेशानी का कारण है उन लोगों का जिनके व्यापार पर, जिनके कारोबार पर ताला लगने वाला है या कम होने वाला है, इसलिए वो सड़कों पर मतलब अंबानी के व्यापार को बढ़ाने का ठेका तुम लिए हो, मतलब अंबानी के व्यापार को बढ़ाने का ठेका लिए हो। आप बताइए, गौरव मिश्रा जी बताइए, गौरव मिश्रा जी बताइए,
अमित शाह के लड़के का कितने % मुनाफा बढ़ा है? आप बताइए, अमित शाह जी के लड़का किसान है कि नहीं है? वो धनिया बेच करके कितना मुनाफा कमाए? एक सेकंड डिटेल मत करिए, मुद्दे पे रहिए। और शौकत, आप ये बताएं कि समाजवादी पार्टी भी ये ऐलान कर चुकी है कि अब धरना प्रदर्शन किया जाएगा, पद यात्राएं निकाली जाएंगी, गांव गांव जाके किसानों के समर्थन में हम लोग करेंगे। वाकई किसानों का दर्द महसूस हो रहा है या सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? शौकत अली। देखिए आलोक जी, राजेश जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है। और जब ये लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग सियासत करने का काम कर रहे हैं, तो मैं पूछना जरूर चाहूंगा, गौरव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, गौरव जी बताइए कि जब 2.5 से 3 महीने पहले यही किसान जब धरने पे बैठे तो क्या समाजवादी पार्टी उस समय साथ बैठी हुई थी क्या? तब आपकी नींद नहीं टूटी थी? क्यों बात नहीं की आपने? तो ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और बार बार ये कहते हैं नहीं साहब हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, हम तो चर्चा के लिए तैयार है साहब। वो तो किसान जो है जब यहाँ से निकल के जाते हैं तो गुमराह हो जाते हैं। महाराज हम एक चीज समझना चाह रहे हैं, किसान आज आप पे भरोसा नहीं कर रहा, आप उनको अपनी चीज समझा नहीं पा रहे और विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं। देखिए पहली चीज गौरव जी, आलोक जी समझने का प्रयास करिए राजेश जी, ये अभी एक बहुत बड़ा दावा कर रहे थे कि हमने साहब इनको सब कुछ दे दिया, बहुत हितैषी बिल है, बहुत अच्छी चीजें हैं। अब किसान इन पे क्यों भरोसा नहीं करता ये मैं समझाना चाहूंगा। देखिए यही मुझे याद है कि जब चुनाव था तो इन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो कितनी जल्दी हो जाएगा। आपको याद होगा कि कितनी जल्दी करने का दावा किया था। गन्ना किसानों का भुगतान हो गया है क्या? दूसरी चीज एक और ये दावा कर रहे हैं कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से अभी आज थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे। शौकत जी, शौकत जी, थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे, वहां पर तो उन्होंने मंच से दावा किया है कि गन्ना किसानों की पाई पाई का हमने भुगतान कर दिया है। तो आप मानते क्यों नहीं है नेताजी की बात को? रिपोर्ट मंगवा के देख लीजिए ना कितना नहीं, तो मतलब अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई दावा करता है तो आपका उससे कोई सरोकार ही नहीं है। मंगवा के देख लीजिए कितना भुगतान हुआ और कितना नहीं हुआ। हाँ। दूसरी चीज, जब ये दावा करते हैं कि आप दूसरे राज्य में भी जाके अपना धान बेच सकते हैं, तो महाराज अभी जब उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? गौरव जी बता दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी बताई हुई बात क्योंकि गौरव जी मानेंगे नहीं, इसलिए मैं गौरव जी के मुझे बोलना चाहूंगा कि क्या कहा कि साहब पहले हरियाणा वालों का खरीदेंगे उसके बाद आपका खरीदेंगे। शौकत जी, तो वहां तक पहुंचता उसका। शौकत जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि लगातार किसानों के एमएसपी की बात हो रही है, अब इस समय और ज्यादा पूरे के पूरे देश में हो रही है। एमएसपी की बात तो एफसीआई की कमेटी ने जाने कितने साल पहले बता दी थी कि 94% किसान ऐसे हैं देश के जो एमएसपी पे अपनी फसल को बेच नहीं पाते हैं। तब तो कोई भी पार्टी सामने नहीं आई, तब आपको चिंता नहीं थी क्या किसान की? साफ साफ कहा था उस कमेटी की रिपोर्ट में कि केवल 6% किसान ऐसे हैं जो कि एमएसपी पे अपनी फसल को बेचते हैं, और उसमें भी केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ऐसे हैं जो ज्यादातर इसमें शामिल हैं। तब आपको चिंता नहीं हुई थी क्या उत्तर प्रदेश के किसान की? देखिए समाजवादी और तब आप सत्ता में थे, किसानों के साथ खड़ी रही। सुन लीजिए, सुनने का काम कीजिए। बोलिए बोलिए। नहीं तो कैसे बता पाऊंगा? समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के हितैषी रही, किसानों के हर मुद्दे पर उनके साथ खड़ी रही, उनका साथ देने का काम करती है। लेकिन आज मैं पूछना जरूर चाहूंगा गौरव जी बैठे, जब पूरी मेजोरिटी के साथ पूरे भारत में आप स्थापित हैं, उसके बाद भी आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ है महाराज? बताइए ना। इनसे सवाल होना चाहिए। सरकार पूछे, जनता पूछ रही, किसान पूछ रहे हैं, ये बोल नहीं रहे, किस बात का भय है इनको? कांग्रेस से आपने ऐसा सवाल आपने आज तक पूछा? समर्थन तो आपने भी उसको खूब किया संसद में। 2006 की रिपोर्ट है, मुझको अच्छे से याद है, साल 2006 था और तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी नहीं थे। सुनिए, जब स्वामीनाथन की बात आई तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का काम किया। हमको किसानों की इसलिए किसानों की बात कर रहे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब पूरी मेजोरिटी के साथ है तो किस बात का है भैया? तो फिर ये भी थोड़ा शौकत ये भी जानिए कि मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त क्या कहा था। अजय, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो अब मसला फंसा हुआ है, एक तरीके से कई दौर की चर्चा भी हुई, रास्ता नहीं निकल रहा, अब हल कैसे निकलेगा? क्योंकि किसान भी अपने रुख पे अड़े हुए हैं, सरकार भी अपने रुख पे अड़ी है, प्रधानमंत्री बार बार उन्हीं कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं, यानी वो वापिस नहीं लिए जाएंगे, किसान कह रहे हैं वापिस लीजिए, तो कैसे रास्ता निकलेगा? इसका रास्ता निकलना बड़ा मुश्किल है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि किसानों के बीच में एक भ्रम और डर की स्थिति बनी हुई है। भ्रम जो फैला है वो फैला है कृषि के कानून को लेकर। जिस तरीके से कृषि कानून को समझा गया और फिर उसके बाद उसका एक प्रचार हुआ, तो उसने जो एक भ्रम की स्थिति बनाई और उस भ्रम के अंदर से निकला है डर। डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी या फिर जो मंडियां है, बाजार समिति है, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
सरकार ने जिस तरीके से कहा कि भाई बाहर की जो दूसरा बाजार डेवलप होगा, मंडियां खत्म होंगी, उसका असर एपीएमसी पे नहीं पड़ेगा। तो उनको लगता है कि ठीक है, इस एपीएमसी खत्म नहीं होगा, मंडियों पर पड़ेगा, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा फर्क जो है किसानों पे नहीं पड़ रहा है। किसान यहाँ पर खरीदने वाला नहीं है, किसान यहाँ पर बेचने वाला है। वो चाहे मंडी में बेचे, एपीएमसी में, या बाहर की मंडी में बेचे, तो यहाँ फर्क पड़ता है राज्य सरकार के ऊपर, जिसको वहां से राजस्व मिलता है और जिसको विकास कार्यों में इस्तेमाल करती है। यहाँ फर्क पड़ता है खाती के ऊपर, जिसको टैक्स मिलता है। यहाँ पर फर्क पड़ता है उन व्यापारियों के ऊपर जो कि मंडियों को टैक्स पे करते हैं 6 से 7%। यदि बाहर से खरीदेगा तो उसको टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पर एक सवाल ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लगातार पंजाब के किसानों का, जो पंजाब सरकार का जो मॉडल है कृषि को लेकर, आखिर उस मॉडल को पूरे देश के ऊपर थोपा क्यों जा रहा है? लगातार इस चीज का प्रचार किया जा रहा है कि जो पंजाब का कृषि मॉडल है वही हर जगह पर लागू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लगभग 22 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी जो कृषि बिल में जिस चीज की बात की जा रही है उससे मिलती जुलती चीजें इस समय लागू हैं। तो किसानों को आखिर भरमाने की कोशिश क्यों हो रही है? मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में जो भी खेती होती है वो धान की या उससे रिलेटेड खेती होती है और उन पर सबसे ज्यादा एमएसपी होता है। पंजाब और हरियाणा के किसान ही एमएसपी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लाभ उठाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। अलग अलग राज्यों में वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार फसलें पैदा की जाती हैं और उसकी वजह से वहाँ पर एमएसपी जो है का फायदा ज्यादा नहीं मिलता, जिसको कहा जा रहा है कि 94% किसान जो है एमएसपी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान सिर्फ वही उगाते हैं जिसपे एमएसपी मिलती है। बिल्कुल। और सरकार कह रही है कि आप वो उगाइए जो कि आपकी जमीन के लिए अच्छा हो, या पूरे या फिर जो अलग जो दूसरा मार्केट भी मिल सके। तो एक तो इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पर जो सारा जो मसला है वो सिर्फ इसी बात को लेकर है कि हमें सिर्फ एमएसपी चाहिए। और एमएसपी से जो है, अब एमएसपी को लेकर जो सरकार, देखिए मैं इसको दूसरी चीज भी बता देता हूँ जहाँ पर पॉलिटिकल एंगल भी आ रहा है। पॉलिटिकल एंगल मैंने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलता है उसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा जो अड़ाती है उसको डर है कि जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। और ये नहीं, मंडियों को समाप्त होने की कोई योजना नहीं है ऐसी, भारत सरकार की ऐसी कोई ना तो रणनीति हो ना ही ऐसी कोई योजना। बिल्कुल नहीं है। तो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल से शुरुआत की, भ्रम और डर। दूसरा, जो हम यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, जिस तरीके से ब्रिटेन आया है या कनाडा आया है इसके अंदर, आप यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर वहां पर भारत जो है अपनी कृषि उपजों का सही मूल्य नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। क्योंकि वहां पर ही समझा जाता है कि हिंदुस्तान सरकार एमएसपी को जो है सब्सिडी के रूप में किसानों को देती है। जब आप एमएसपी की वजह से वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और हिंदुस्तान की उपज का फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अजय वापिस लौटता हूं मैं। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अंशु, क्या विपक्षी दल जो है सिर्फ किसानों के मुद्दे पे सियासत कर रही है? क्योंकि एक बड़ा आरोप आप पे यही लग रहा है कि विपक्षी दल जो है, चाहे कांग्रेस हो या दूसरे विपक्षी, वो सिर्फ किसानों के मसले पे उन्हें गुमराह कर रहे हैं और उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी गुमराह नहीं हो रहा है। आप देखिए कि किसान लगातार, जो किसानों का प्रदर्शन है वो बड़ा होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने समर्थन दिया है, देश के जो डॉक्टर के यूनियन है उन्होंने दिया है। तो सारे तो गुमराह नहीं हो सकते। बहुत सारे जो पद्मश्री हैं, जो खिलाड़ी हैं और जो इनके साथ के सहयोगी अकाली दल हैं, क्या उसको भी हमने गुमराह कर दिया कि उन्होंने सरकार छोड़ दी, कैबिनेट मंत्री का ओहदा छोड़ दिया? तो ये जो बाकी की जो है बोर्ड लगा दिए गए कि आपका आना मना है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा बात यह है कि बार बार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रही है कि ये बिल किसानों के हित में है और एमएसपी को हम लिखित पे दे रहे हैं, यानी एमएसपी भी किसानों के हित में है। तो अगर ये बिल किसानों के हित में है, एमएसपी किसानों के हित में है, तो एमएसपी कानून का हिस्सा क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरा, अभी गौरव जी बोल रहे थे कि आरक्षियों को खत्म करना चाहते हैं, तो हर गांव गली में बैठे हुए हैं छोटे छोटे मध्यम वर्गीय आरक्षी। ये सिर्फ अडानी और अंबानी को देश का अड़तिया बनाना चाह रहे हैं अंशु जी। और एमएसपी को अगर ये शामिल कर देंगे तो प्राइवेट कंपनी को बाउंड होगी, वो बाध्य होगी एमएसपी पर खरीदने को।
ये चाहते इसीलिए एमएसपी कानून का हिस्सा नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां अपने मनमाने रेट पर खरीदें। अगर ये कह रहे हैं कि किसान चाहे जहां पर बेच सकता है, तो जब एमएसपी कानून में नहीं है तो व्यापारी भी जहां सस्ता मिलेगा वहां खरीद सकता है। तो इसीलिए एमएसपी को बाहर रखा गया। और ये सारे जो कानून आए हैं, सारी रणनीति इनकी है कि किसी तरीके से अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए। देश का जो आम किसान अंशु जी, एक आप कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, आपको याद होगा 1992-93 का साल, तब उस समय क्या था, भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी कि जो भी रुग्ण कंपनियां हैं, कि मतलब ऐसी कंपनियां जो कि घाटे में हैं, उसमें घाटे की भरपाई भारत सरकार करेगी। यहां तक कि अमिताभ बच्चन के जो छोटे भाई हैं, जो उनके छोटे भाई हैं अजिताभ, उनकी जो कंपनी थी उसने भी तमाम बार ऐसा फायदा लिया भारत सरकार से कि अपने आप को घाटे में दिखा के सरकार से पैसे ले लिए। बाद में इसमें विवाद भी हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा। जो एमएसपी को स्थायी न करने की एक सोच है भारत सरकार की, वो ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान बार बार उसी फसल को फिर उगाए जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा होगा। इन हालातों से फिर कैसे निपटेगी सरकार, अगर आपकी भी आ गई? अगर ये सरकार के पास निपटने की रणनीति नहीं है, नहीं तो आपकी भी आ गई, तब आप फिर क्या करेंगे? मैं बात पूरी कर दूं। हाँ, पूरी देखिए, प्राइवेट कंपनियां जो बार बार इसका फायदा उठाती हैं, तो ये तो आप देख लीजिए कि पिछले 6 साल की सरकार में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो प्राइवेट कंपनियां था उनका 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। उन्होंने अपने आप को घाटे में दिखाया और जो बैंक का कर्ज था वो सरकार ने माफ किया। तो किसानों का भी तो माफ होता है, किसान क्रेडिट कार्ड का, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 7 रुपए प्राइवेट कंपनियों का कोरोना के समय में जब पूरे देश की व्यवस्था रोक दी गई, उस समय भी प्राइवेट कंपनियों का 68,607 करोड़ रुपया माफ किया गया। तो सवाल तो ये है कि आखिर नियत सिर्फ कंपनियों के लिए क्यों है सरकार की? ठीक है, किसानों के हित में बात क्यों नहीं? ठीक है। अब हम इस पे देवेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। देवेंद्र जी, नीति नहीं है। ठीक है अंशु जी, आपकी बात आ गई। के समय में 4.3% किसकी विकास दर थी, आज भाजपा सरकार में वो घटकर 1.8 पर। चलिए ठीक है, ये तो आंकड़ों की बाजी करी। लेकिन गौरव कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। गौरव जवाब दे रहे थे। गौरव मिश्रा, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा। गौरव मिश्रा, आप प्रतिक्रिया दे रहे थे अंशु की। सिर्फ ये बता दें कि एमएसपी कानून का हिस्सा क्यों नहीं? बता रहे हैं वो, सुन लीजिए, बता रहे हैं। एमएसपी, हाँ अंशु जी सुन लीजिए, बता रहे हैं वो। कानून को ज्यादा बताया जा रहा है इसमें। अरे सुन लीजिए, बता रहे हैं। झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बड़ा आसान बात है, लेकिन जिस समय हमारी सरकार 2014 में बनी थी केंद्र में, उस समय 9 लाख करोड़ का एनपीए था, एक्चुअल एनपीए जो था बैंकों में, और एक क्यूआर होता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एसेट रिव्यू। इसको करने के लिए रुझान नाजिक तैयार नहीं थे और उसके लिए उनको हटना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में 9 लाख करोड़ का एनपीए छोड़ करके गई है कांग्रेस पार्टी। और हमारी सरकार ने कोई कर्ज माफ नहीं किया है, गलत को बोलिए, राइट ऑफ किया है, तो राइट ऑफ समझ करके आए, वो भी 8 लाख करोड़ का नहीं है। गौरव जी, वो भी राइट ऑफ है। गौरव जी, आपने एक आंकड़ा दिया है, आपकी सरकार बनी तो अब उसी बात को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। गौरव जी, आपने एक आंकड़ा दिया है, आपकी सरकार बनी तो कहें कि हमारी सरकार बनी तो ऐसा कर दिए थे। मतलब आपकी सरकार बनी उस समय अडानी साहब की मात्र 2 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। प्रधानमंत्री साहब का शपथ ग्रहण करते ही हफ्ता दिन के अंदर 5 कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई। आज की डेट में 21 कंपनियां रजिस्टर्ड हो गई हैं। उस समय फायदा किसको हो रहा था, आज किसको फायदा हो रहा है, यही बता दीजिए आप। इस तरह से भ्रम मत फैलाइए, इस तरह से भ्रम फैलाने का तो ठेका आपके पास है। कारपोरेट को फायदा देना चाहते हैं। फायदा तो आप देना चाहते हैं, पता है किसको, जिसके साथ रसगुल्ला खा रहे हैं, मंडियों में है, उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सबसे कमजोर किसान जो है उस तक आप लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। ठीक है गौरव जी, बना करके ही रखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस नेक्सस को तोड़ रही है और तोड़ देगी। जी ठीक है देवेंद्र जी, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप की बात तो देखिए होती रहेगी, लेकिन प्राइम न्यूज में हमारी बहस का मुख्य केंद्र ये होता है कि कुछ ऐसी बात हो जिससे कि समाधान निकले। जो लगातार मैं तस्वीरें देख रहा हूं किसानों की, जो किसान सामने कैमरे के आगे बोल रहे हैं उनकी बात हम यहां पर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे किसान भी उस कैमरे के पीछे की तस्वीर में ऐसे बैठे हुए हैं जो कि एक बंडी पहन के कोई बैठा हुआ है, किसी की फटी हुई धोती है और इतने में ही वो इतनी सर्दी में बाहर बैठा हुआ है। उस किसान की मांग एमएसपी से ज्यादा कहीं बढ़कर उसको सिंचाई का पानी चाहिए, उसको सस्ती बिजली चाहिए, उसको सस्ता बीज चाहिए,
उसको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जिसमें वो सस्ती दर पे अपनी पूरी पूरी फसल को मंडी तक पहुंचा पाए। इन मांगों का क्या होगा देवेंद्र जी, आखिर इसकी बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, पहली बात है कि हम लोग पहले क्या करते थे कि थोड़ा सा आप बैक समझाएंगे कि बीजेपी वाले ये कहते थे कि पंजाब का किसान है, फिर कहते हरियाणा किसान है, फिर पंजाब हरियाणा किसान है, फिर यूपी का किसान है। तो इनको अभी चेतना चाहिए कि ये बढ़ रहा है आंदोलन, और ये 70 साल में सत्ता में आए हैं, फिर अगर सत्ता चली गई दोबारा ये आने वाले हैं लोग नहीं। आप बहुत जायज बात रखे हैं और कह रहे हैं, बात उनकी है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है। आप कई बार आप तस्वीरें देखे होंगे कि एसडीएम के नहीं, बात ये नहीं है देवेंद्र जी, उससे कोई पूछ नहीं रहा है उनसे, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं है, इसलिए को संगठित नहीं है, किसान संगठित नहीं है। आपके ही संगठन को वहां पर पूरी तरह से मजबूती देने के लिए बेचारा आया तो है ना, पीछे बैठा तो है। बिल्कुल, लेकिन उसके पास टूटा चप्पल है, फटा कपड़ा है, वहां से वो अपना किराया भाड़ा लगा के नहीं आ सकता। 10 पे चंदा नहीं देता है, अडानी अंबानी बड़े बड़े कारपोरेट खाना अरबों खरबों चंदा नहीं देता है, तो अपना पैदल नहीं जा सकता 100 किलो। आप क्या सोचते हैं कश्मीर का किसान आएगा? आपके समर्थन में, बिहार के कश्मीर आपके समर्थन में यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में बेचारा बैठा तो है, उसकी बात कौन करेगा? देखिए, उनकी बात हम ही करेंगे, हम ही कह रहे हैं, हम ही करेंगे, लेकिन उस तबका को वो प्रगतिशील किसान बेचारा नहीं है, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला खड़ा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारी संस्था एक मेरी आवाज संस्था है, उसके माध्यम से हम लोग उसको निखार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक सीधे डायरेक्ट सेलिंग का कुछ हम लोग काम करें ताकि उनका बिक्री अलग अलग जगह हो, लेकिन कमीशन वाला चीजें ना हो। ठीक है, लेकिन देवेंद्र, लेकिन अभी जो फिलहाल मसला बना हुआ है उसमें आपको नहीं लगता कि अब आप लोग भी जिद्दी अड़ियल रवैये पे अड़ गए हैं कि नहीं, जब तक वापस नहीं होगा तब तक, जब सरकार लिखित में देने को तैयार है, संशोधन करने को तैयार है, ये तो आप भी जानते हैं अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों के हित में है तो वापस तो नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं जिद को छोड़ के अब रास्ते की तरफ, विकल्प की तरफ ना आगे बढ़ा जाए। देखिए, प्रधानमंत्री तो बहुत चीजें कहे थे, कहने के लिए कहा, बातें क्या कहा जाए, लिख के देने के लिए, लेकिन नहीं कहा था ना उन्होंने। लेकिन नहीं, अरे भाई लिख के देने का मैं लिख के दूंगा, अड़ियल नहीं है, ये अड़ियल कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। आप खुद देखिए कि स्टेप बाय स्टेप वो लोग कुछ किसानों सब बीजेपी के किसानों से मीटिंग कर रहे हैं, बार क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कहा अड़ियल रुक। अरे भाई, पहले ही दिन से हम लोग आज 64 दिन 65 दिन पहले से महीनों 2 महीना लगभग होने जा रहा है, तब इस स्टार्टिंग से ही हम लोग बात कर रहे हैं इस बात को, लेकिन उसको मान नहीं रहे थे। वो आज चीजें करें कि ये लोग अड़ियल, अरे अड़ियल तो आप हो, बार बार कहते हो हम संशोधन करने के लिए तैयार, संशोधन क्या संशोधन करने के लिए तैयार हो? एक सिंपल सा एक लाइन आप कानून में क्यों नहीं जोड़ देते? अगर बाहर जो कोई खरीदेगा उसे FIR दर्ज होगा, ये नहीं कह रहे हैं। अड़ियल हमको बता रहे हैं, किस तरह से अड़ियल तो सरकार अड़ियल है। FIR मतलब किस चीज पर मांग रहे हैं आप? भाई ये MSP पे बाहर अगर कोई कहता मिनिमम सेलिंग प्राइस पे अगर बाहर कुछ अगर कम बेसी पे खरीदता तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, दयाराम भार्गव, अब रास्ता लगता है कि यहाँ ठीक है, एक सियासी मुद्दा जरूर बन चुका है, लेकिन ये किसानों से जुड़ा हुआ मसला है और 18 दिन हो गए किसान सड़क पे हैं। ऐसे में किसान भी अपना पीछे नहीं हट रहे और जो सरकार है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो आगे विकल्प क्या है? देखिए राजेश भाई, 18 दिन से किसान बाहर नहीं है, 78 दिन से है, 2 महीना पंजाब में भी था, उसको भी दिल्ली की सड़कों पे हम हमेशा पिछली चीज को भूल जाते हैं, जो हमारे सामने वर्तमान है उसी को रटा रटाए चलते हैं। किसान हमारा 78 दिन से बाहर है, ये ध्यान रखिएगा राजेश भाई। अब बात आती है जो फटे पुराने कपड़े के साथ में किसान है, किसानों की पहचान फटे पुराने चप्पलों की सदा रही है, देश आजादी के बाद भी और आज तक यही हाल है। अगर देखिए स्वर्गीय हमारे जो पूर्व के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब 1962 की लड़ाई हुई थी, तो जब हमारी यही किसानों के ही बच्चे सेना थे जो लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। मजे की बात देखिए, उस चीज को पूरे देश ने माना, नतमस्तक होके। वही किसान का बेटा सीमा पे लड़ा, अनाज किसान ने उगाया, अपने बेटे को दिया, पूरा देश खाया। और एक बात बताइए, 1962 से पहले हमारे देश में अनाज अमेरिका से आया करता था, तब हम कृषि प्रधान देश नहीं थे। आज हमारे देश में अन्न इतना भरपूर है, खाद्यान्नों से भरा भरा हमारा देश है, तो वो किसान मजबूर क्यों है? उस किसान की बेटी की शादी क्यों नहीं हो पाती? उस किसान के कपड़े लत्ते चप्पल फटे पुराने क्यों हैं? इसके ऊपर ये राष्ट्रवादी सरकार बहुत बढ़िया कहती है, हमेशा हर बात को राष्ट्रवादी, हर चीज को राष्ट्र से जोड़ देती है। नहीं तो किसान से बड़ा राष्ट्रवादी है क्या कोई? किसान से बड़ा कोई राष्ट्रवादी है क्या? मैं बता रहा हूं, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। अगर किसान 78 दिन से रोड पे है, तो क्या इसमें ये क्या जोड़ रहे हैं? इसके पहले आप देखिए,
इसी में इन्होंने क्या क्या जोड़ा, खालिस्तानी लाए, इसी में नक्सलवाद जोड़ दिया, आतंकवाद जोड़ दिया, इसी में शाहीन बाग को हमारे भी गौरव मिश्रा जी कर रहे हैं। मैं शाहीन बाग की बात कर रहा हूं, सुनो भाई, अरे सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलिएगा। देखिए नाजिल भाई, अभी इन्होंने कहा शाहीन बाग का सरफराज अली जो मुख्य कार्यकर्ता था शाहीन बाग का, भारतीय जनता पार्टी ने उसको क्यों शामिल किया? हम यही तो बताना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में कितना अंतर है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के घर में जो चला जाए, बताइए कौन सा साबुन यही लोग करवाते हैं, उसको स्वच्छ कर दिया जाता है, और बाकी अगर विपक्ष में कोई है वो पूरा का पूरा काला चश्मा, काला कपड़ा पहन रखा है। अरे भैया, ये दोगलापंथी भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को धो, कम से कम जो कहते हो उसको खरे उतरो, या तो कहना बंद कर दो। देश का अन्नदाता रोड पर है, इसका खामियाजा आपको 2024 में जरूर मिलेगा, क्योंकि देश का अन्नदाता ऐसे नहीं है। राजेश भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसान आज ही रोड पे है, कांग्रेस की सरकार में भी था, ये सच्चाई है। अगर कांग्रेस कर दी होती तो आज क्या नाम है, हमारे देश के किसानों का यह बुरा हाल नहीं होता। मैं कांग्रेस को दोनों दोषी हैं, दोषी दोनों हैं, लेकिन अगर उसमें किसानों को कुछ भला था तो भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी घर बनने के लिए बाबा रामदेव 2.25 आंख वाले जो बैठ करके पेट घुमा करके पूरी जनता का पेट ही खाली कर दिए, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अन्ना हजारे के उसी जंतर मंतर या रामलीला में यही भारतीय जनता पार्टी को लपक करके दौड़ करके जा रहे थे, तब ये लोग सच्चे देशभक्ति नजर आ रहे थे। आज किसान के साथ में हमारा देश का किसान भगवान है, अन्नदाता है, अगर उसके साथ विपक्ष की पार्टियां खड़ी हो जाती है तो राजेश भाई में बुराई क्या, और किसानों के साथ में क्यों ना खड़े हो? नहीं। मेरा अन्नदाता है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर धरना प्रदर्शन चलेगा तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी में फिर दयाराम जी सुनिए, अन्नदाता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हर कोई इस चीज को यहां पर स्वीकार कर रहा है। कोई यहां पर कपड़ा बनाने का काम करता है, कोई बर्तन बनाता है, कोई साफ सफाई का काम करता है। इस बहस का ये केंद्र है ही नहीं। बहस का जो मुख्य केंद्र है वो ये भी है, आपको महेंद्र सिंह टिकैत का आपको एक आंदोलन याद होगा, बोट क्लब आंदोलन, कुछ मांगों को लेकर आए थे दिल्ली, सरकार मान गई, कोई उसके लिए विधेयक नहीं लाई, कोई उसको उसमें बिल का स्वरूप नहीं दिया भारत सरकार ने, लेकिन सरकार मान गई। महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन वहीं पर समाप्त कर दिया क्योंकि किसानों की मांग पूरी हो गई थी। इस बार इस तरह का रवैया सामने क्यों नहीं आ रहा? क्या राजनीति ज्यादा जरूरी है क्या? आलोक भाई वही कहना था, आलोक भाई सुनिए, मैं वही कह रहा था। देखिए, कांग्रेस जो करी वो करी, हमें कांग्रेस से क्या लेना देना है? मैं महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहा हूं, कांग्रेस तो मैंने बोला ही नहीं, कांग्रेस मैंने नहीं बोला, महेंद्र सिंह टिकैत की बात, महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहा हूं। देखो वो नहीं है, वो स्वर्गीय है। अगर देखा जाए किसानों के हक की लड़ाई अगर इस देश में कोई लड़ा है सबसे, तो टिकैत जी ने ही लड़ा है, बाबा टिकैत जी ने, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वो जहां भी है अच्छी जगह है। दूसरी बात, हम क्यों किसी की बात करें? आज भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में, मैं कह रहा हूं, अगर किसान भाई एक शब्द मांग रहे हैं ना, आप लिखित में कानून दे दीजिए। अगर आप किसानों से बगैर बहस के, बगैर पूछताछ के आप बिल को छेड़छाड़ करके ला सकते हैं, तो उनकी मांग क्यों नहीं मांग लेते? अगर भारतीय जनता पार्टी और अडानी अंबानी को इससे फायदा नहीं है तो उसमें 2 अक्षर लिख देना चाहिए। वो तो जो भी सरकार आएगी सबके लिए होगा, अगर कल को कांग्रेस की सरकार आएगी उसके लिए होगा। गौरव मिश्रा, लिखने में क्या बुराई है? गौरव मिश्रा कैसे समझा पाएंगे? विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है किसानों के मुद्दे पे तो इसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं। अगर 18 दिन बाद भी समाधान नहीं निकल रहा तो जाहिर है विपक्ष तो रोटियां सेकेगा, तवा गर्म है, और हर दल ये करता है। आप लोगों ने भी किया अपने वक्त में। देखना चाहिए, लेकिन यही रोटी देखते देखते उसका असली चेहरा भी उजागर हो जाएगा, और हर बार की तरह इस बार भी इनकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, क्योंकि जनता जो है इनकी सच्चाई, इनकी असलियत को जानती है। देश का 90% किसान जो है उनके साथ खड़ा नहीं है, वो चंद लोग जो है जो मलाई खाते आए हैं अभी तक। आप ऐसे ही सच्चाई बताते बताते शाहीन बाग वाली बहन जी को बीजेपी में घुसा दिए और भाई साहब को बीजेपी में घुसा दिए, और बात कर रहे वैसे फाउंडेशन, वो रॉकफेलर फाउंडेशन, वो फोर्ड फाउंडेशन, इस तरह के संस्थाओं के लोग जो देश के विकास में हमेशा गतिरोध पैदा करते रहे, आज वो इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से। तो इनकी सच्चाई भी जनता जान जाएगी, और हम लोग हर फ्रंट पे इनको हर मंच पे उजागर भी करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है, सच्चाई गौरव जी सच्चाई आप सामने ले आएंगे। इसमें कौन सी सीबीआई जांच होगी, इसमें कौन सी राह का इस्तेमाल होगा, वो बात की बात है। किसानों के मुद्दे का क्या होगा? अगर वो ये बोल रहे हैं कि आप इस बिल में संशोधन कीजिए, आप इसमें परिवर्तन कीजिए, आप एक कमेटी आप क्यों नहीं बना देते हैं जेपीसी की? इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का प्रावधान तो है ना संविधान में, बना दीजिए। इसमें जो उनकी सलाह होगी आप उसको उसमें शामिल करा दीजिए। संशोधन करने में आपको क्या दिक्कत है? या फिर उसका एक नया मसौदा आप पूरी संसद में आप जो पेश कर दीजिए। शीतकालीन सत्र आपका आने वाला है। देखिए, जिन विषयों पर माननीय कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन विषयों पे चाहे वो
किसानों के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो, सभी प्राइवेट आढ़तियों को रजिस्टर्ड करने की बात हो, एमएसपी को फिक्स करने की बात हो, ये सब पर सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। और निश्चित रूप से जो स्पष्टीकरण है वो सरकार का वक्तव्य देखिए गौरव जी, समस्या यही है, समस्या यही गौरव जी, समस्या यही है, समस्या यही कि आप जैसे ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। बचाव की मुद्रा में नहीं आना है। देखिए आपके पास जेपीसी का है ना प्रावधान, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपके पास है, उसमें विपक्ष के भी सांसद होते हैं। आप इस ड्राफ्ट को वहां पर पेश कीजिए, आप वहां पर बातचीत करवाइए एक बार, फिर विपक्ष भी ये नहीं बोल पाएगा कि नहीं देखिए हमसे नहीं पूछा गया। पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा के बाद ही बनाता है, नहीं, लेकिन विपक्ष का यही तो कहना है कि हमारी सलाहों को नहीं माना गया। बाद ही बनता है। नहीं मानता हूं मैं बात को, मैं इस प्रोसेस को जानता हूं। राज्यसभा में ज्वाइंट कमेटी के लिए बोला कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, वहां से जो प्रस्ताव आएगा फिर हम इस पे वोटिंग करेंगे। आप ना भेज करके धीरे से जो राज्यसभा सांसद थे किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे कुछ करके इतना दबाव बना देती है सरकार कि वो सांसद जो इनके पक्ष में वोटिंग कर देता है। नहीं, ऐसा क्या ना करता, इस देश का युवा वर्ग को आपने क्या दे दिया? इतना भी नहीं है, बेरोजगारी के कगार पे आप खड़ा कर दीजिए, इतना भी नहीं। आप लंबी लंबी बातें कर दयाराम जी, ऐसा भी नहीं होता है कि ईडी को पीछे लगा देते हैं, क्योंकि ईडी अपने हिसाब से काम करती है। ईडी पूरी तरह से संवैधानिक संस्था है। अजय चौटाला जो मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी कहां बैठे थे? जेल में। जैसे सरकार में आते उसे अगले दिन वो बाहर हो जाते। तो दयाराम जी, बराबर हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दयाराम जी प्रवर्तन निदेशक। और सुनिए और मैं बता दूं, पश्चिमी बंगाल के कितने नेता जो ममता बनर्जी के शासनकाल में थे। ठीक, मुद्दे पे आइए। बंगाल नहीं जाना, बंगाल बहुत बताना चाह रहा हूं, बंगाल नहीं जाना। ठीक, मुद्दे पे आइए। अजय शर्मा, क्या वजह है कि सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं ले रही? मेरा एक सवाल ये, दूसरा ये कि सरकार ना तो अपने सहयोगियों को समझा पाई है इसके फायदे। अकाली दल अलग हो गया, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला भी आंख दिखा रहे हैं। ऐसे में ना तो आप अपने सहयोगियों को समझा पाए, ना विरोधियों को, ना किसानों को, तो मजबूरी क्या है यहां सरकार की? देखिए राजेश, सबसे पहली बात, सरकार इसको वापस नहीं लेगी, ये तो है, स्पष्ट है। हाँ, संकेत तो साफ है। नहीं, बिल्कुल। काशी से भी देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, और जितने भी कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और इसीलिए कहा गया कि अब वो चौपाले लगेंगे, 100 किसान चौपाले, 700 जिलों में सब कुछ होगा, बताया जाएगा। तो सरकार इसको वापस नहीं लेगी। दूसरी बात ये है कि यदि सरकार इसको वापस लेती है तो बाकी के जितने भी तक बिल बने उसके ऊपर भी सरकार को फिर घेरने की कोशिश की जाएगी, और फिर एक साख को बट्टा लगता है। हाँ। कि देखिए ये जो है इनके पास बिल बनाने की कुवत नहीं है, योग्यता नहीं है, इसलिए जो है हम इनको वापस करा दिया। एक तो ये है। दूसरा, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि राज्य सरकारों को या सहयोगियों को समझा नहीं पाई। यहाँ पर सीधा सीधा मसला राजनीति का है। यदि हम शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं तो किसानों की राजनीति करते हैं, और किसानों की राजनीति की वजह से किसानों ने जो दबाव डाला, वो भी कौन से किसान? बड़े किसान, जो रईस किसान है, उन्होंने जो दबाव डाला तो गांव के बाहर लिख दिया गया कि आपकी एंट्री बैन है, जिसकी वजह से हरसिमरत कौर ने पहले तो विरोध नहीं किया, बाद में किसानों के दबाव में उन्होंने। उसके बाद हम जेजीपी की बात करते हैं दुष्यंत चौटाला भी किसानों की राजनीति करते हैं, और किसानों की राजनीति की वजह से उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। और उसके बाद उनके ऊपर भी उनके सांसद विधायकों ने दबाव डालने शुरू कर दिया, कहा कि भाई किसान नाराज हैं। तो सभी को किसानों से कुछ ना कुछ वहां से बेनिफिट्स होते हैं, वोट भी मिलते हैं और चुनाव में पैसा भी मिलता है लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब बड़े किसान है, रईस किसान है। ये आपको समझना पड़ेगा। सभी के कनेक्शन जो है बाहर के ब्रिटेन से, कनाडा से है, अमेरिका से है, तो ये वहां से भी इसीलिए प्रेशर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश है। तीसरी बात, जो एमएसपी के ऊपर बात आ रही है, आप उसको समझने की कोशिश करें। हाँ। जो एक मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है कि बाहर यदि कोई भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसको जेल हो जाएगी। अरे भाई, यदि बाहर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा या बेचेगा तो फिर बाहर का मार्केट बनाने की जरूरत क्या? फिर तो मंडियां है ही। इस तरीके से बाहर के मार्केट को बंद करना चाहते हैं। यानी कि बड़े किसान, वो लाइसेंसी ट्रेडर जो कि छोटे किसानों से फसल खरीदते हैं, किसानों खेतों से उठाते हैं या ट्रॉली में लेकर आता है, वहां खरीद लेते हैं, वो गोडाउन में भरते हैं, वो जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा। आप एक तरीके से कॉर्पोरेट घराने को या बड़े लोगों को बिजनेस माने से रोक रहे हैं। आपका यानी कि आपकी इसके ऊपर एक जो है मैं कहूं, ये किसान, ये वो उस तरह के एग्रीकल्चर माफिया है जो दूसरे लोगों को आने नहीं देना चाह रहे हैं। अरे आप मार्केट को ओपन कर दीजिए ना, आने दीजिए लोगों को।
जो मैन्युफैक्चरर है वो किसान है, जो उसका ट्रेडिंग कर रहा है वो व्यापारी है, और जो खरीदार के रूप में अगर आप क्यों नहीं आना चाहते, आने दीजिए। चाहे अडानी आए, अंबानी आए, कोको कोला आए, आईटीसी आए, या कोई छोटा मोटा व्यापारी आ जाए, वो आ जाए। अजय जी, एक तरीके से एमएसपी के अजय जी मंडी व्यवस्था को अजय जी, देना चाहते हैं। डर यही है सबसे बड़ा कि जब बड़ा व्यापारी मैदान में आएगा, इसकी क्या गारंटी है कि अंबानी का इतना बड़ा नेटवर्क है, अगर उन्होंने हर राज्य में अपने ऐसे स्टोर खोल दिए, अपने केंद्र ऐसे खोल दिए कि वेंडिंग सिर्फ उसी के जहां पर होगी, सिर्फ वहीं पर होगी, तब फिर क्या होगा? मोनोपोली अगर आ गई तब फिर क्या होगा? मेरी एक बात बताइए राजीव, एक छोटी सी बात है। मैन्युफैक्चरर कौन है? किसान है ना। और जो व्यापारी है, इसमें ट्रेडिंग का भी व्यवसाय है और इसके अंदर जो है सप्लाई का भी व्यवसाय है। तो यदि कोई भी ट्रेडर बनना चाहता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहता है, तो किसान अपने ढंग से मोल भाव करेगा ना। कि भाई जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, भैया कब तक कर पाएगा? कब तक कर पाएगा? 1.5 साल तक। उसके बाद जब उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, तब जब उस पर डिपेंड हो जाएगा, पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएगा, उसके बाद तो फिर उसको ब्लैकमेल करेगा। आपका जो सवाल है, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट हो जाएगा, मार्केट तो ओपन रहेगा ना। एक मार्केट के अंदर एक किसान थोड़ी बैठा होगा। नहीं, यही सबसे बड़ी चिंता है। अब मैं छोटी सी बता रहा हूँ, मैं आपको समझने की कोशिश करें। आपको लगता है, ये बाकी किसानों को भी लगता है, और हमारे माध्यम से समझना है कि भाई 2 साल बाद या 3 साल बाद वो जो डिपेंडेंट हो जाएगा हाउस में करेगा। लेकिन डर यहाँ पे ये भी अजय भाई कि अगर बाजार ही अपने हिसाब से मूल्य तय करेगा तो वो कम ही करेगा ना, वो ज्यादा मूल्य तो नहीं देगा किसान को। वो तो कोशिश ये करेगा कि कम से कम मूल्य दिया जाए। हाँ, कारपोरेट सेक्टर इतना भी ज्यादा दानी तो है नहीं। आप सब्जी मंडी में जाते हैं तो कितने किसान, कितने लोग बैठे होते हैं सब्जी बेचने वाले, 30-40 लोग तो बैठे होते हैं। जिसकी दुकान पे आपको समझ में आएगा बेचेगा, जिसको अगर उसका बोलबाग होगा तो इधर बोलबाग होगा। यहाँ दयाराम कुछ कहना चाहते हैं? दयाराम जी, राजेश भाई, आलोक भाई, मैं जरा थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, बात जो अडानी अंबानी की गोदामों की हो रही है, सच्चाई है। अभी आप देखिए, रिलायंस ग्रुप ने अपना जियो सिम लॉन्च किया, 3 महीने उन्होंने फ्री किया। 3 महीने फ्री के बाद पूरी जनता आ गई, सारी कंपनियां एक हो गई। बता रहा हूं, देख लो ना। अब उसके बाद देखिए, जियो जब आ गए, उसके बाद जब उसने दे दनादन चलाया, उसके बाद आज देखिए सबके नेटवर्क बिल्कुल धराशायी है। आज जहां भी जाइए जियो चलता है, एमटीएनएल का सिम जो है कोई खरीदता नहीं है। सरकारी कंपनी बैठ जाती है, प्राइवेट कंपनी आगे चली जाती है, इसलिए कि प्राइवेट कंपनी को जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी को फायदा। दूसरी बात बताना चाहूंगा, देखिए यहां किसानी का जो मामला है, हमेशा गांव का निचले तबके का, मैं बड़े किसान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी कम जो 10 बिस्सा 15 बिस्सा या 1 बीघे की खेती की मैं बात कर रहा हूं। राजेश भाई, वो किसान पहले भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। इसलिए मर रहा है, उसको बता दें, उसकी इतनी स्थिति नहीं, वो अपने मार्केट तक नहीं पहुंच पाता लेकर के धान को। वो वही घर गाँव में जो होता है, जहां करीब सबसे, उसी को देने में मजबूर होता है, इसलिए होता है। उसकी जरूरतें वो बढ़िया पूरा करता है। ये जो किसान मांग कर रहा है, ये वाकई में जायज है, सरकार को मान लेना चाहिए। ठीक है, आखिरी कमेंट में गौरव मिश्रा आपसे लूंगा। समझाइए विपक्षी दलों के नेताओं को भी और किसानों को भी कि आगे क्या होगा और कैसे इन्हें भरोसे में लिया जाएगा। देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण देश का किसान है, और देश का किसान इस पूरे विषय को समझे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान जो है वो उतना पढ़ा लिखा, उतना जागरूक ही है, इसको आसानी से बदलाया जा सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पूरे देश में जिस तरीके से इस कानून को समर्थन मिला है, एक्ट को समर्थन मिला है, आम किसान का समर्थन मिला नहीं है, जबरदस्ती को आप बात कर रहे हो। सुन लीजिए मिश्रा जी, एक बात सुन लीजिए, ये विधायक नहीं है, जब बिक जाएगा याद रखिएगा, ये किसान है, ये बिकने वाला नहीं है। विधायक नहीं कि आप खरीद लोगे, याद रखिएगा। वो लाभ उठाए, प्राइवेट मंडियों का लाभ उठाए, प्राइवेट ट्रेडर्स का लाभ उठाए। ठीक है। और आज देखिए, हमारी सरकार ने ही तो 17,000 हाटों को इनाम से जोड़ा है, 585 मंडियों को इनाम से जोड़ा है। चलिए, और अब हमें इंतजार है कि ये जो समस्या बनी हुई है उसका समाधान होगा। आप समझा पाएंगे जो फायदे कानून में है, या फिर वाकई किसान जो है वो अपनी मांग पे अब भी अड़े रहेंगे। तो बड़ा सवाल यही कि आखिर किसान आंदोलन वो जो चल रहा है वो खत्म कब होगा। बिल्कुल राजेश, और यही सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि जो किसान की मूलभूत मांग है, उसको सस्ता पानी चाहिए, उसको सस्ती बिजली चाहिए, और जो सबसे बड़ी एक व्यवस्था होनी चाहिए हर ग्राम पंचायत के स्तर पर राजेश, कि आखिर क्यों 3-4 ट्रैक्टर हर ग्राम पंचायत को नहीं दिए जा रहे कि किसान मुफ्त में अपने अनाज को मंडी तक पहुंचा पाए। बिल्कुल, इस सवाल पर किसानों को बात करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा चर्चा में शामिल होने के लिए, शौकत अली, दयाराम भार्गव, देवेंद्र सिंह और अजय शर्मा इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।